तमाम सन्यासियों की समाधियाँ वहाँ पे आज भी हैं, जो 1700 ईस्वी के आसपास की हैं या उससे पहले की हैं या उससे बाद की, आज भी उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं और उन समाधियों की एक अलग अलग स्टोरी है। बेसिकली मैंने काम कर रहा हूँ एक किताब पे, बुंदेलखंड की सन्यासी योद्धा। हाँ, गुमनामी वाली कहानियां हैं, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। देश और विदेश सब जगह एक ही मनस्थिति चल रही है इस समय, कुंभ। और वो भी कुंभ क्या, हमारा महाकुंभ। आप अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ये दिव्य कुंभ है। महुए की बनाई हुई ये सारी चीज़ें आज भी खाई जाती हैं। अब तो रील्स देखो, बच्ची गाने गा रहे हैं, हमारे बुंदेलखंड के गाने हिट हो रहे हैं। गांव का लड़का ये नाम रोशन करेगा, पढ़े लिखेगा, आगे बढ़ेगा नाम। आज के दौर में ये मोबाइल है, आप इस मोबाइल से अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हो। युवाओं से मैं तो यही अपील करता हूँ कि अपने गांव में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है उन सबको सोशल मीडिया पे डालो। प्रेम कहानियाँ बहुत सी हैं, ऐतिहासिक योद्धाओं की कहानियाँ हैं, यहाँ के संतों की कहानियाँ बहुत हैं। गाँव की औरतों ने हंसिए, अपनी गाँव की घर में कुल्हाड़े फावड़े सब ले लिए और उसमें उन्होंने अंग्रेजों की सेना को रोक दिया। मानते ईश्वर ने जिसको चाहा है, जिसके मुंह से जो संदेश दिलवाना वो दिलवाएगा। प्राचीन किले बुंदेलखंड में, सोचिए इतने ज्यादा किले बुंदेलखंड में है कि और कहीं किले इतने नहीं है। आप कांच के गिलास से ले जाके जाइए, पानी ऐसे उठा के लीजिए और पी लीजिए आप, इतना पवित्र पानी है, मन उसमें लग जाता है तो बस वो काम होता रहता है। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु और हम कर रहे हैं केडीएम के साथ मिलकर महाकुंभ दर्शन। और महाकुंभ दर्शन पर हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक लेकर आते हैं। कहाँ पर क्या है, किस तरीके की चीज़ें हैं और कौन सी कहानी किस्से का रूप लेकर कहाँ से ट्रैवल करती हुई आई है, ये सारी बातें हम करते हैं। और लगातार हम कुछ एक्सपर्ट से भी मिलते हैं और जानते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर चित्रगुप्त सर, बुंदेलखंड की माटी से हैं और हम लोग बैठे हैं प्रयाग धरा पर। लगातार अपने शोध पत्रों के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से बुंदेलखंड की तमाम सारी ऐसी कहानियाँ आप बाहर लेकर आ चुके हैं जो शायद विलुप्त हो जाती अगर आप प्रयास नहीं करते तो। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार हिमांशु जी, धन्यवाद। आपका भी स्वागत है इस पूरे उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पे हमारे 12 सर्किट लगे हुए हैं। इन 12 सर्किटों में सभी सर्किट से संबंधित हमारे यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं ताकि लोग यहाँ आकर के यूपी के टूरिज्म को देखें, यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों पर, यहाँ के पर्यटक स्थलों पर पहुँचें। सर, ये तो बात हो गई जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। जी जी जी। हम थोड़ा सा आपके पर्सनल जीवन से शुरू करें कि किस तरीके की जर्नी रही। एक इतिहासकार कैसे बना और बुंदेलखंड का प्रयाग की माटी से क्या कनेक्शन है और कुंभ से किस तरीके से जुड़ाव है, कुछ आज इन विषयों पे हम लोग बात करेंगे। जी, मेरा बुंदेलखंड कॉलेज है, वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है और इतिहास विषय में मैंने पीएचडी किया। उसके बाद फिर मैंने बुंदेलखंड के तमाम विषयों पर, खासतौर से बुंदेलखंड के प्राचीन इतिहास पर, मध्यकालीन इतिहास पर, आधुनिक इतिहास पर मैंने शोध पत्र लिखे हैं। बुंदेलखंड की संस्कृति के ऊपर भी मैंने ऐसे पक्ष जो अल्पज्ञात पक्ष थे उन पर भी मैंने काम किया है। अल्पज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर भी मैंने लेखन का काम किया है। आपने कहा बुंदेलखंड और कुंभ का संबंध। देखिए, बुंदेलखंड जो है देश की संस्कृति और सभ्यता को, निश्चित रूप से अगर बुंदेलखंड के आप गांव में पहुंचते हैं तो पूरे देश की संस्कृति, प्राचीन संस्कृति वहां देखने को मिल जाती है। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको दूंगा कि बुंदेलखंड में एक एरच स्थान है, खासतौर से झांसी जिले में। वहाँ की मान्यता ये है कि वहाँ पे ही होली पर्व की शुरुआत हुई थी, ऐसी मान्यता वहाँ पे है। एरच का वर्णन कई ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है, प्राथमिक स्रोतों में मिल जाता है। बेतवा नदी के किनारे एरच बसा हुआ है, वहाँ आज भी तमाम अवशेष मिलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में ने भी वहाँ पे अपना सर्वेक्षण कार्य किया है। अब आपने कहा कुंभ का बुंदेलखंड से क्या संबंध है। देखिए, जो कुंभ में सभी ये हमारे सम्मानित, हमारे आदरणीय सन्यासी लोग आए हैं। बुंदेलखंड में तमाम नागा सन्यासियों का, गोसाई सन्यासियों के अखाड़े बने हुए हैं, अभी भी अखाड़े बने हुए हैं। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, खासतौर से मोट में, तो मोट में पूरा एक मोहल्ले को अखाड़ा पड़ा कहा जाता है और तमाम सन्यासियों की समाधियाँ वहाँ पे आज भी हैं, जो 1700 ईस्वी के आसपास की हैं या उससे पहले की हैं या उससे बाद की, आज भी उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं और उन समाधियों की एक अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग कहानियाँ उन समाधियों की हैं। एक पूरा एक गढ़ी बनी हुई है। मानता ये भी है कि सन्यासी वहाँ भी रहा करते थे, मोट में, गढ़ी में। तो
एक प्रचलन में कहानी भी है और प्रसिद्ध इतिहासकार जमुना सरकार ने भी इस कहानी का वर्णन किया है, मोट की हमारे कस्बे की कहानी। उस समय जो अखाड़े के मुख्य गुरु उस समय राजेंद्र गिरी हुआ करते थे, तो वो कुंभ स्नान के लिए यहाँ आए हुए थे। तो कुंभ जब स्नान के लिए जब वो यहाँ आए हुए थे तो उन्होंने देखा कि मोहम्मद खां बंगस उस ज़माने में मुगल एक सूबेदार था, इस इलाहाबाद उसके क्षेत्र में आता था, तो उसने अपना यहाँ डेरा डाल रखा था और कुंभ पर्व की शुरुआत नहीं हो पा रही थी। कुंभ पर्व की शुरुआत नहीं हो पा रही थी आताइयों की वजह से। अब वो इस स्थिति में नागा राजेंद्र गिरी ने और उनकी नागाओं ने मिल करके यहाँ पे कब्जा जमाए हुए उन आताई को मार भगाया और दोबारा से कुंभ को उस दौरान फिर से जो मेला था वो शुरुआत उन्होंने कराई थी। तो सोचिए बुंदेलखंड की नागा टीम जो है, पूरा एक नागा सेना यहाँ आकर के कुंभ स्नान भी किया और दोबारा से उसकी भव्यता को प्रदान किया। तो आज भी आप देखिए कि गद्दियाँ जिस तरह से आप देखते हैं इलाहाबाद में गद्दियाँ हैं, प्रयागराज में, उसी तरह से बुंदेलखंड में समय जगह जगह गद्दियाँ बनी हुई हैं। मोट में भी गद्दियाँ बनी हुई हैं। आप मोट के पास बेलमा कला गांव में, मोट के जितने आसपास झांसी के आसपास गांव हैं, ललितपुर के गांव हैं, वहाँ पे गद्दियाँ बनी हैं और कई गद्दियाँ तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, महलों जैसी हैं और मंदिर भी भव्य रूप में बने हुए हैं। झांसी में ही जो जैसे शिव जी का बहुत विशाल मंदिर है और ढेर सारे वहाँ पे मंदिर जिसको मड़िया महादेव कहते हैं। झांसी में ही एक पूरे मोहल्ले का नाम गोसाईपुरा है, गोसाई सन्यासियों के नाम पे गोसाईपुरा है ना। उसी तरीके से वहाँ भी वहाँ पे बाग बगीचे बने हुए हैं जो पूरी सन्यासियों के थे। मतलब ये दशनामियों में गिरी भी आते थे, पुरी भी आते थे। पूरी जो नागा सन्यासी होते थे उनके ढेर सारे बाग बने हुए हैं झांसी में। तो तमाम झांसी में बाग बगीचे तालाब भी इन नागा सन्यासियों ने बनवाए हैं, गोसाई सन्यासियों ने बनवाए हैं। जो भी जनता से या उस समय जो लोग उनको दान पुण्य करते होंगे, उस दान पुण्य को भी वो स्वयं भी दान पुण्य कर देते थे, क्योंकि उन्हें जीवन में और ये सब मोह माया तो था नहीं। तो जो भी लोग उन्हें दान करते थे उनके उसके बदले वो तालाब है, ये सारा बाग बगीचे तो पब्लिक के लिए, जनता के लिए बनवा देते थे। तो निश्चित रूप से जो कुंभ का बुंदेलखंड से कनेक्शन ऐतिहासिक रूप से भी है, वर्तमान में भी है। आज भी बुंदेलखंड से भारी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, पर्व लेने आ रहे हैं और ये समझ लीजिए कि बुंदेलखंड में अब ऐसी स्थिति हो रही है कि तो आप वहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे, एक दूसरे पड़ोसी पहुँच रहे हैं, पूछ रहे हैं आप हो क्या है। तो लोग पहले आधा परिवार आ रहा है, जॉइंट फैमिली है, उसका फिर दूसरा परिवार आ रहा है, मतलब पूरा परिवार कुंभ स्नान के लिए जरूर रूप से आ रहा है। मुझे भी लोग मिलते हैं इधर से, मैं बुंदेलखंड से, मेरे क्षेत्र के लोग यहाँ आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड का और जो कुंभ का है जुड़ाव प्राचीन काल से और हम अभी भी बहुत अच्छे उसी तरीके से है। एक इतिहासकार के तौर पर जब आप कुंभ कहानियाँ और पौराणिक मान्यताओं और ये जब सुनते हैं तो आपका कौन सा परिदृश्य उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप कहाँ रुक जाते हैं? मेरा जो रुख है, बेसिकली मैंने काम कर रहा हूँ एक किताब पे जिसका उस पर लगातार रिसर्च है, बुंदेलखंड के सन्यासी योद्धा। तो जो बुंदेलखंड के नागा सन्यासी हुआ करते थे, बेसिकली वो योद्धा भी थे, साथ में नागा सन्यासी भी थे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो योद्धा भी थे। उन पे मैं एक किताब पे भी काम कर रहा हूँ। मेरी किताब भगवान ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही पूरी हो जाएगी। तो मेरा रुख वहीं रहता है कि बुंदेलखंड को जो 18वीं सदी में 1740 से लेके 1750 के बीच में, उसके बाद 1800 तक ईस्वी तक जो संघर्ष हुआ है वो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के इतिहास के लिए बड़े गौरवमयी है और वो अल्पज्ञात है। उसको ही मैं उस पर लेकर के मैं काम कर रहा हूँ कि उसको पूरी दुनिया के सामने लाया जाए कि बुंदेलखंड के नागा सन्यासी जो योद्धा थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए और खासतौर से सनातन धर्म के लिए कितना संघर्ष का काम किया, वो निश्चित रूप से उस किताब में आ जाए। जो गुमनामी वाली कहानियां हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे सन्यासी योद्धा राजेंद्र गिरी जिनका वर्णन मैंने बताया है, उनका वर्णन मैंने बताया। दूसरे जो थे हिम्मत बहादुर, जिनको अनूप गिरी कहा जाता था, उनकी सेना तो भारी संख्या में उनकी सेना हुआ करती, काफ़ी लंबी चौड़ी सेना उनकी हुआ करती थी। इसके अलावा गंगापुरी का नाम फेमस है और ढेर सारे उस तत्कालीन संत हुआ करते थे जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए और उस दौरान काफ़ी कुछ काम किया है। मतलब बुंदेलखंड के कई गांव ऐसे हैं जहां पे गद्दियाँ बनी हुई हैं। छतरपुर आप देखिए, छतरपुर के बस अड्डे पे ही जाओगे तो आपको पुराने 300 साल पुराने, 250 साल पुराने आपको ढेर सारे मंदिर मिल जाएंगे।
उनकी समाधियाँ मिल जाएंगी, नागा सन्यासियों की और गोसाई सन्यासियों की समाधियाँ मिल जाएंगी। तो ये विशेष रूप से बुंदेलखंड और हमारा सनातन है, ये जुड़ाव तो है ही। वहीं से कुछ दूरी पर बागेश्वर धाम बाबा भी है, वो भी गद्दी में आएंगे। देखिए ये जो प्राचीन गद्दी और वर्तमान वो संत हैं, और उनका भी जो है प्रचार प्रसार काफ़ी है जी। लोग अपनी तरह तरह से देखते हैं। महाकुंभ को कैसे देखते हैं आप? महाकुंभ से क्या समझते हैं? और ये जो आयोजन है इस बार का 2025 वाले महाकुंभ का, इसको कैसे आप देखते हैं? बहुत दिव्य है, बहुत दिव्य है और भूतो न भविष्यति। मतलब मुझे तो अपनी आँखों पे, मतलब मैं यहाँ के मुझे लगा कि हाँ जो पुण्य लाभ मिल गया है, मतलब इसको आप अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये दिव्य कुंभ है, दिव्य। और हर व्यक्ति यहाँ जो भी आ रहा है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, उसे लग रहा है कि उसने स्नान कर लिया, उसके जो है उसने बहुत कुछ पा लिया। और निवेदन में आपके माध्यम ये भी करूँगा कि जो भी सभी लोग अपना इस महाकुंभ में पहुँचें और अपना पुण्य की एक डुबकी तो जरूर लगाएं। पुण्य की एक डुबकी जी। जरूर लगाएं। सर, महाकुंभ में इस बार डिजिटल महाकुंभ भी है। हाँ। तो डिजिटल क्रांति को आप कैसे देखते हैं? डिजिटल क्रांति आप देखिए ना, जो भी यहाँ आ रहे हैं लोग फोटो निकाल रहे हैं मोबाइल से, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। इस समय पूरी सोशल मीडिया पे केवल कुंभ है, कई और जिसकी भी जो भी मोबाइल आप देखिए, उसकी फेसबुक या इंस्टा आईडी देखिए, वो कुंभ पे जरिए तो उसने शेयर किया होगा या अपनी फोटो डाली होगी। तो निश्चित डिजिटल तो कुंभ है ही, डिजिटल। और सभी के मोबाइल में इस समय कुंभ भी चल रहा है। तो मन इंसान या हमारे देश और विदेश सब जगह एक ही मनस्थिति चल रही है इस समय, कुंभ। और वो भी कुंभ क्या, हमारा महाकुंभ। सर, अगर इसके पहले एक वीडियो हमने बहुत देखा था, बहुत वायरल हो रहा था, आपका ही वीडियो था। वो चूहों वाली कुछ थ्योरी थी कि चूहे जाके कुछ खोद रहे हैं, और वो क्या था, थोड़ा सा वो हाँ। एक्चुअल में वो एक संभवतः उत्तराखंड में कोई घटना थी ना। हाँ। तो उसमें क्या था कि कुछ लोग श्रमिक फंस गए थे, फिर उनकी गुफा खोद करके उनको सुरक्षित निकाला गया था। देखिए बुंदेलखंड में आप देखेंगे, आप जनपद किस जनपद से हैं? हमीरपुर जनपद। हाँ। तो आप ही अपने जनपद में किसी प्राचीन मंदिर में जाइए, तो एक हर मंदिर में और हर किले में छोटी छोटी गढ़ियों में एक गुफा जरूर होती थी। हाँ। देखिए किलों में या महलों में गुफा इसलिए होती थी कि एक प्राइवेसी होती थी राजाओं की या उनके राज परिवार की, कि उन्हें घूमने जाना है, एक प्राइवेसी के लिए, कि वो अपना आराम से इस गुफा से निकल करके वहाँ अपना पहुँच जाएंगे, उनकी प्राइवेसी रही, किसी को पता नहीं चलेगा, अपना भेष बदल के जैसे भी घूमना, उस ज़माने की जैसी भी परंपरा हो। या राजा लोग अपनी प्रशासन व्यवस्था देखनी थी उन्हें, तो किसी को पता नहीं चले और प्रशासन व्यवस्था का निरीक्षण भी हो जाए तो गुफा के द्वारा जाते थे। इसके अलावा मंदिरों में भी होती थी, तमाम जगह गुफाएं बना करती। कई बावलियों में गुफा भी होती थी, छोटी छोटी बावली, जो बावली बनती है उनमें भी गुफाएं होती थी। तो उस दौरान जो है इसे, ये जिस तरह से चूहे जो होते हैं बिल बनाते हैं अपना, मतलब चूहा जो होता है उसका बिल कहीं और होगा और कितनी दूरी पे बिल बनाता है, और यहाँ से बनाते बनाते आपको पता भी नहीं चलेगा वो किस जगह जाके जमीन में बना लिया है। तो वो पद्धति से खुदाई होती थी हमारे यहाँ उस जमाने में, गुफाओं की खुदाई, गुफाएं वैसे ही बनती थी। तो उस समय जब उत्तराखंड में ये घटना हुई तो बुंदेलखंड के कई श्रमिक जो एक्सपर्ट थे उनको बुलाया गया था, और पेपर में भी आया, मैंने पढ़ा था बुंदेलखंड। तो उन्होंने उसी तरीके से वहाँ गुफाओं को खोद करके उन श्रमिकों की जान बचाई थी। ऐसा सारे अपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा हो, मैंने भी पढ़ा था। तो ये टेक्नोलॉजी बुंदेलखंड में बहुत प्राचीन काल से है। तमाम अब देखिए तो बुंदेलखंड क्या है कि मैंने आपसे सबसे पहले यही कहा था, बुंदेलखंड अपनी संस्कृति के मामले में आज भी अपनी संस्कृति को बचा के रखा है। खान पान के मामले में बुंदेलखंड की गांव में खान पान आज भी बचा के, मोटे अनाज को आज भी बुंदेलखंड में खाया जा रहा है। एक महेरी बनती है, इसी मौसम में बनती है। महेरी होती है, झुंडी होती है, झुंडी कहते हैं, जुड़ई कहते हैं। तो उसको मेरी मम्मी बनाती थी, उसे चक्की से, घर की चक्की से पीसा जाता था, थोड़ा दरदरा होता था, तभी मजा आता था खाने में। मजा आता था। रात में उसको मट्ठे के साथ खौलाया जाता था, और वो खोलने के बाद एकदम वो दलिया जैसी हो जाती थी, रख देते थे उसको, गर्म नहीं खाना है उसको, ठंडा। रात भर एकदम जम जाती थी वो, और सुबह गर्म दूध से और उसके साथ एक
गुड़ की डली लेकर के खाया जाता था, उससे जो असीम स्वाद उससे आता था। हाँ, और वो कहते हैं वो कैल्शियम बहुत भरपूर उसमें होता है। हाँ। हड्डियों के दर्द के लिए, हड्डियों में परेशानी है, बच्चों की कैल्शियम मजबूती के लिए, माइंड में के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें आज भी गांव में बन रही हैं। आज भी हम लोग अपने गांव जाते हैं तो वही चाहते हैं मम्मी पापा से या घर में बड़े हैं कि यार माहिरी बनाया जाए, है ना। तो और भी ढेर सारी महुए की बनाई हुई ढेर सारी चीज़ें आज भी खाई जाती हैं जो उस ज़माने में। तो हम लोग ट्रेडिशनल अपने बचाए हुए हैं। हम लोग अपने नृत्य गाने बचाए हुए हैं। गाने बचाए, हम अपनी लोकगीतों- राई नृत्य, लोक नृत्य, राई नृत्य राई बचाए हुए हैं। हम लोग अपनी ढमरियाई बचाए हैं, कछियाई बचाए हैं। ढेर सारे हमारे उस ज़माने में पता क्या था, बुंदेलखंड में आज भी जिस तरीके का गान है उसी तरह का नृत्य भी है। कछियाई गान है तो कछियाई नृत्य भी है। अगर ढमरियाई गाना भी हो रहा है तो उसी ट्रेडिशन में नृत्य भी है। और आज भी हमारे कलाकार उसको बचाए हुए हैं। एक दौर था कि आज तो कलाकार आप देखो ना, अभी हमारे इसी मंच पे बुंदेलखंड के कलाकार आए हैं। दिल्ली में बड़े बड़े सरकारी कार्यक्रम में बुंदेलखंड की कला को मंचन हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, बनारस में हो रहा है। तो बुंदेलखंड इस समय एकदम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ा आधुनिकता के साथ साथ हमारा ट्रेडिशनल चीज़ों को बचा के रखा हुआ, बचा करते हुए ट्रेडिशनल चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए लग रहा है। अब तो रील्स देखो, बच्ची गाने गा रहे हैं, हमारे बुंदेलखंड के गाने हिट हो रहे हैं। लोग बाहर के लोग सुन रहे हैं, बाहर जो अन्य प्रदेशों में है वो भी हमारे बुंदेलखंड के गानों को सुन रहे हैं, रील्स बन रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमारा बुंदेलखंड अब सब लोग पहचानने लगे हैं, यहाँ की संस्कृति को पहचानने लगे हैं कि हाँ हमारी संस्कृति है। और नई पीढ़ी को इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि अब सोशल मीडिया, देखिए पहले के दौर में एक बात होती थी कि घर का बच्चा नाम रोशन करेगा, गांव का लड़का ये नाम रोशन करेगा, पढ़े लिखेगा, आगे बढ़ेगा नाम, तो वो लंबा संघर्ष होता था। पढ़ेगा लिखेगा या किसी स्पोर्ट में जाएगा या अभिनेता बनेगा या नेता बनेगा, तो एक लंबा संघर्ष था। आज के दौर में ये मोबाइल है, आप इस मोबाइल से अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हो लेकिन सही तरीके से करना है। सही तरीके से। जैसे आपके गांव में कोई गढ़ी बनी है या आपके गांव में कोई पर्यटन स्थल बना है, आप उसकी पर्यटन स्थल की फोटो खींचिए, सोशल मीडिया पे लगा दीजिए और गांव में जो बुजुर्ग है उससे उसकी स्टोरी पूछ लीजिए। ये गढ़ी किसने बनवाई, या ये मंदिर किसने बनवाया, ये तालाब किसने बनाया, ये पेड़ इतने साल पुराना है आपके यहाँ, बरगद का पेड़ 200-300 साल पुराना है। आप स्टोरी लगाओगे, सभी के 3000, 4000, 5000 फॉलोवर्स या जुड़े फ्रेंड्स जुड़े होते हैं, वो आपके गाँव की फोटोज देखेंगे। आपके गांव में खूबसूरत मंदिर हो उसे देखेंगे, गढ़ी देखेंगे, गांव के किला देखेंगे गांव का, उनकी इच्छा होगी या तुम्हारे गांव में आना है। तो सोचिए आपका गांव का नाम रोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी छवि भी अच्छी हो रही है गांव में, देखो यार ये अपने गांव को आगे उठा रहा है। सर तो सोशल मीडिया की वजह से हम अपने गांव के नाम रोशन कर सकते हैं। बुंदेलखंड के सभी हम, मुझे युवाओं से मैं तो यही अपील करता हूँ कि अपने गाँव में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है उन सबको सोशल मीडिया पर डालो। आज भी बहुत सारी गुमनाम कहानियां हैं बुंदेलखंड, ढेर सारी कहानी, स्टोरीज बहुत ज़्यादा, ढेर सारी स्टोरियां हैं बुंदेलखंड में। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक प्रेम कहानियां बहुत सी हैं, ऐतिहासिक योद्धाओं की कहानियां हैं, यहाँ के संतों की कहानियां बहुत हैं, और जिन पे धीरे धीरे समय आएगा, जिन पे सीरियल बनेंगे, फिल्में बनेंगी, है ना, फिल्में भी बनेंगी। कई स्वतंत्रता संग्राम पे ढेर सारी स्टोरियां हैं यहाँ पे, जिन्हें अगर भविष्य में हाईलाइट होती हैं, भविष्य में उनका नाम होता है, तो लोग उन पर फिल्में भी बनाएंगे। बहुत अच्छी स्टोरियाँ हैं, कहानी बहुत अच्छी है बुंदेलखंड की। ये कोई कहानी जो आपको याद आ रही हो बुंदेलखंड में? आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानी बता देता हूँ। झांसी जिले में एक लोहागढ़ स्थान है, लोहागढ़ मोट तहसील के पास एक समथर कस्बा है, उससे कुछ दूरी पे लोहागढ़ है। लोहागढ़ में एक गढ़ी हुआ करते थे। तो रानी लक्ष्मीबाई जब झांसी से को छोड़ करके उन्हें कालपी जाना था, कालपी में नाना साहब और अन्य उनकी टीम सेना आ चुकी थी, उन्हें वहाँ जाना था। उनके पीछे अंग्रेजों की बटालियन लगी हुई थी, पीछा कर देते रानी का। जब वो लोहागढ़ से गुजरी तो लोहागढ़ के लोगों ने उनकी मदद कैसे की, उन्होंने रानी को आगे जाने दिया और ये अफवाह फैला दी कि लोहागढ़ में ही रानी रुकी हुई हैं। अब पूरे गांव के लोग अपने गांव के इकट्ठे हो गए अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए। गांव की औरतों ने हंसिए, अपने गांव की घर में कुल्हाड़े फावड़े सब ले लिए और उसमें उन्होंने अंग्रेजों की सेना को रोक लिया और ये लंबा संघर्ष हुआ, जिसमें दर्जनों जो थे गांव के लोग थे, ग्रामीण थे, महिला पुरुष बच्चे उसमें शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने रानी को बचा लिया था। रानी वहाँ कालपी पहुँच गई थी,
तो ऐसी स्टोरी है, यही सारी स्टोरियाँ हैं। तो निश्चित रूप से ये स्टोरियाँ भविष्य में जाके इन पे काम होगा, लोग इनके बारे में लिखेंगे, उन पे फिल्में बनेंगी, लोग जानेंगे बुंदेलखंड की और अच्छे इतिहास को जानेंगे। सर बतौर इतिहासकार आप कैसे ये सब रिसर्च करते हैं, कैसे आपको ये कहानियाँ मिलती हैं? एक्चुअल में कहानी क्या है, देखो जब आदमी को इंटरेस्ट होता है अपनी ज़मीन के लिए कुछ करने का, उसे लगता है कि अब मुझे अपनी ज़मीन के लिए कुछ करना है, तो भाव आते हैं, आपकी भावना आती है, और जब आपकी भावना मन में होती है तो आप वो काम करते चले जाते हैं। तो बस जब हमें लगता है ये कहानी बुंदेलखंड की ऐसे बताना चाहिए, तो उसे शब्दों में मैं लिख लेता हूँ, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को मैं ये कहानियों को हस्तांतरित कर सकूं। और ज़रूरी भी है, क्योंकि नई पीढ़ी को यही पता नहीं होगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, तो वो बता नहीं पाएंगे ना। कम से उन्हें ये तो पता है, एहसास तो होना चाहिए हमारे पूर्वजों ने हमको बचाने के लिए कितने त्याग किए हैं, कितना काम उन्होंने किया है, कितना संघर्ष उन्होंने किया है। सर आपकी व्यक्तिगत जर्नी की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कैसी रही, कैसे जब शुरुआत हुई, कितनी आसान थी, कितनी मुश्किल थी? देखिए देखिए एक संघर्ष होता है, हाँ, और संघर्ष अभी भी चलता रहता है। जीवन में संघर्ष और सीखना मनुष्य जीवन में हमेशा लगा होता है। उसी तौर पे मैंने भी पढ़ाई भी की, फिर अपना PhD भी कंप्लीट किया इतिहास में, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता गया मैं वो करता गया। मुझे PhD अच्छा लगा, वो जो अब भी मुझे जब तक जो अच्छा लगे मैं करता रहूँगा। जिस दिन जो अच्छा नहीं लगेगा मैं उससे छोड़ दूँ कि करो दिल की मर्जी। जी मैं अपना मन का करूँगा जो मुझे अच्छा लगे व्यक्तिगत जीवन में। जी सर ये जो लोग वायरल हो रहे हैं डिजिटल तरीके से, चाहे वो IIT वाले बाबा हों, इस तरीके के तमाम सारे लोग, देखो भैया हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं, ईश्वर को मानते। ईश्वर ने जिसको चाहा है, जिसके मुंह से जो संदेश दिलवाना वो दिलवाएगा। बिना ऊपर वाले की मर्जी से कुछ होता नहीं है, ठीक है। कोई किसी का नाम नहीं हो सकता जब तक कि ऊपर वाले के संदेश ना हो। तो उसे कुछ संदेश जिसके मुंह से दिलाना वो दिला देगा, वो चाहे कोई बंदा हो, बहुत फेमस व्यक्ति भी हो सकता है, और एक आम व्यक्ति से भी वो अपनी बात कहलवा सकता है। सब ईश्वर की मर्जी से है, जो कुछ चल रहा है वो सब उन्हीं की मर्जी से। कुछ हो सकता है उनके बिना, बताइए? कोई पत्ता नहीं हिल सकता, बस उन्हीं की मर्जी है। वो जिनसे जो कहलवा रहे हैं वो कहलवाएंगे, जो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश दिलवाएंगे। सर पत्रकारिता, एक कॉलेज के प्रोफेसर, इतिहासकार, फिर विभाग में सेवा दे रहे हैं, बतौर लेखक भी आपने तमाम सारा काम किया। सबसे क्या लगता है सबसे मुश्किल वाला टाइम कौन सा था, कि अगर इतने सारे रोल हो तो चित्रगुप्त जी कहाँ बैठते हैं उसमें? जी मुश्किल तो जब मन जहाँ होता है वहाँ मुश्किल नहीं होता है। हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस काम को करें तो उसमें मन लगा लूँ। मन उसमें लग जाता है तो बस वो काम होता रहता है। बकाया फिर मैंने वही कहा है कि भाई ईश्वर की मर्जी जो होती है, जहाँ वो दौड़ा देगा वो दौड़ेगा, जहाँ वो चलवा देगा चलवा देगा, जिस संदेश को दिलवाएगा वो आदमी संदेश देगा। बुंदेलखंड सर्किट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बुंदेलखंड, देखिए बुंदेलखंड सर्किट इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण सर्किट के रूप में बुंदेलखंड सर्किट उभर रहा है। बुंदेलखंड में देखो क्या नहीं है, आप सोचिए। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता भी है, पुरा पाषाणकालीन सभ्यता भी है, प्राचीन से प्राचीन नदियाँ भी बुंदेलखंड में, सबसे प्राचीन पहाड़ बुंदेलखंड में है, और एंशियंट प्राचीन काल के राजाओं की मेमोरीज में प्राचीन किले बुंदेलखंड में। सोचिए इतने ज़्यादा किले बुंदेलखंड में है कि और कहीं किले इतने नहीं हैं। किले बुंदेलखंड में हैं, महल यहाँ हैं, गढ़ियाँ यहाँ भी हमने नागा सन्यासियों की समाधियाँ बता दी हैं, उनके अखाड़े वहाँ पे हैं। तो बुंदेलखंड निश्चित रूप से इस समय टूरिज्म के एकदम तेज़ी से उभर के सामने आ रहा है। अब लोग सुकून चाहते हैं तो बुंदेलखंड में इको टूरिज्म भी है, नदी के किनारे भी हैं, सुकून में बैठ सकते हैं। पता कई आप बेतवा नदी जो है, कई स्थान ऐसे वहाँ पे आप ऐसे गिलास भर के पानी पी लो, कांच के गिलास में, इतना शुद्ध पानी है। आज भी बुंदेलखंड संभाल, आज भी गांव के गांव सीधे पानी पीते हैं। मैं जिसका एग्जांपल देता हूँ, मेरे गांव, मेरे घर के बगल कुछ ही दूरी पे एडेस गाँव है, वहाँ पे आप देखो, आप कांच के गिलास से ले जाके जाइए, पानी ऐसे उठा के लीजिए और पी लीजिए आप, इतना पवित्र पानी है।
क्या बात तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड अपने मामले में टूरिज्म के भविष्य एकदम उज्जवल है, है। और आज भी टूरिस्ट लगातार बढ़ रहा है वहाँ, और निश्चित रूप से बुंदेलखंड का आने वाला समय टूरिज्म के मामले में बुंदेलखंड का है। उत्तर प्रदेश अगर आपको घूमना है, उत्तर प्रदेश दर्शन पे आपको निकलना है, तो शुरुआत आप मैं बुंदेलखंड तो से यही कहूँगा सबसे पहले आप बुंदेलखंड आइए। घूमने आइए, यहाँ महोबा घूमने आइए, हमारे झांसी घूमने आइए, हमीरपुर घूमिए हमारा, इसी पे ललितपुर घूमिए। जी जी। इसी पे एक गीत है, खंड खंड में बुंदेलखंड। हाँ, जी जी। हाँ, बुंदेलखंड में देखिए ढेर सारे रचनाकार हैं, बहुत अच्छे गीत आ रहे हैं, और हम लोग काफ़ी लंबी बात हो चुकी है बुंदेलखंड हाँ, बुंदेलखंड। लेकिन साहित्य पे भी आप देखिए, हाँ, साहित्य के देखिए मैथिली शरण को बुंदेलखंड में, हाँ, मैथिली सर। बुंदेली पे काम करने वाली ईश्वरी कवि बुंदेल, और उपन्यास सम्राट जिसको कहा जाता है बिंदालाल वर्मा, वो भी बुंदेलखंड के रहे। मतलब उपन्यास पढ़ते जाओ लगेगा यार ये उपन्यास हैं कि हम उसी समय बिंदालाल वर्मा जी की आप कहानियाँ पढ़िए, उपन्यास पढ़ आपको लगेगा कि आप उसी समय में हैं। जब आप उनका कोई भी विराटा की पद्मिनी उनका उठा लीजिए, या गलकुंडा उठा लीजिए, आप वो पढ़ते जाएंगे लगेगा आप बस उन्हीं किरदारों के बीच में हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में ये बुंदेलखंड एकदम रिच है, बहुत धनी है हमारा साहित्य के क्षेत्र में बुंदेलखंड। काव्य साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा है। ईसुरी कभी वहाँ हुए, उन्होंने ढेर सारे बुंदेली फाग लिखी हैं। जब होली का जो ट्रेडिशनल गीत है, मतलब होली के ट्रेडिशनल गीत। अब जब गीतों पे बात आई तो मैं फिर वही कहूँगा कि बुंदेलखंड में उस दौर के कवियों ने होली के गीत फाग की मिले, दिवाली के गीत भी लिखे, उन्हें दिवाली नृत्य भी होता है। हाँ, दिवाली नृत्य है। भरुआ आपके हमीरपुर में होता है ना, बहुत बढ़िया होता है। दिवाली नृत्य भी होता है और गाना भी होता है। हाँ, वो जब वो लाठी लेके जब निकलते हैं तो पहले वही दिवाली नृत्य वहाँ जब झांसी आते हैं उसे मौनिया भी कहते हैं। मौन रह के 3 दिन तक मौन रहते हैं, मौन रह के वो डांस करते हैं, और एक बंदा उसमें गाता है उसको। तो यहाँ संक्रांत पे लमटेरा गाया जाता है, मकर संक्रांत, शिव जी के लमटेरा। बुंदेलखंड में हर पर्व का एक लोकगीत है, और उसका लोक नृत्य भी है। तो हम अपनी कल्चर को, आज भी है, लोग भूले नहीं है। गांव में आज भी आप चले जाइए, अभी सब मकर संक्रांति टाइम चल रहा है, अभी आप देखिए वहाँ गांव पे शिव जी के मंदिर में लमटेरा गायन हो रहा होगा। तो जैसा त्योहार आ रहा है, जैसा मौसम आता है, हमारे यहाँ वैसे ही लोकगीत चलते हैं, और वो ट्रेडिशनल अब रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है, भगवान की इच्छा से सोशल मीडिया पे भी छा रहे हैं लोकगीत। तो मैंने क्या कहा, बुंदेलखंड टूरिज्म के मामले में भविष्य में बुंदेलखंड का है। अब वापस आ जाते हैं महाकुंभ में। हम लोग महाकुंभ दर्शन भी कर रहे हैं, तो चलते चलते कोई एक संदेश लोगों को आप देना चाहें? मैं संदेश यही दूंगा, देखो भाई साहब, बहुत पूर्वजों के पुण्य होते हैं जो हमें कुंभ में स्नान मिलता है, और मैं अब 3 बार स्नान करने गया हूँ, और आप समझिए जब मैं संगम पे पहुँचता हूँ तो मुझे ऐसा, मैं अपने फील बता रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे सारे पूर्वज मेरे साथ खड़े हैं, मुझे देख रहे हैं। और ये आप लोग भी फील करिए, जब आप कुंभ स्नान करने जाएं, आप जब खड़े हों, डुबकी लगाने चाहें, तो आपके मन में बस यही आता है, आपके दिवंगत जितने पूर्वज हैं वो आपके मन में आते हैं। महसूस होता है कि जैसे अरे नहीं, हम नहीं, वो सब आ गए आपके साथ डुबकी लगाने की। ये महसूस करने की बात है, और मैंने ये महसूस किया है, और आप लोग भी महसूस करके देखिए। एक बार कुंभ आइए ज़रूर, और अपने पूर्वजों को याद करके आइए, उनके नाम की भी एक डुबकी लगाइए। तो ये प्रयाग महिमा है। कुंभ जो है, लोगों ने कहा कि यहाँ पे लोग आके बिछड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं, कुंभ में लोग आके मिलते हैं। तमाम सारी सभ्यता, तमाम सारी संस्कृतियाँ देश के विभिन्न कोने से ट्रैवल करके यहाँ पहुँचती है, अपनी छाप छोड़ती है। आज हम बात कर रहे थे कि बुंदेलखंड का प्रयागराज से, प्रयाग की माटी से क्या कनेक्शन है, और नागा सन्यासी किस तरीके से बुंदेलखंड से आकर कुंभ को दोबारा से उन्होंने स्टार्ट कराया। ऐसी तमाम सारी जानकारियाँ, ऐसी तमाम सारी कहानियाँ हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। आप हमारी सीरीज़ पर बने रहिए जिसका नाम है कुंभ और केडीएम। धन्यवाद।